आपको नेक पेन है, बैक पेन है या घुटने में दर्द है, आप इसका इलाज करवा रहे हैं परंतु आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे। क्या कमी है? क्या आपका साइटिका का पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन ठीक नहीं हो पा रहा? आपको वो आराम नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं या जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं वो कमियां? कभी सोचा है आपने इनके बारे में? क्योंकि बहुत सारा प्रयास आप कर चुके हो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए, बट फिर भी आप नहीं हो पा रहे। आपका कमर का दर्द लगभग वहीं का वहीं बना हुआ है, गर्दन में वो आराम नहीं है, आपका डेली जो लाइफ है वो उस तरह से अच्छी चल नहीं रही जो आप चाहते हो, या आपको चलने फिरने में तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपकी मोबिलिटी अफेक्ट हो रही है किसी न किसी वजह से। ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो कुछ इलाज करते हैं, पर फिर भी आपकी बात वहीं के वहीं कि ये जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उस स्तर पे ठीक नहीं हो रही जहां पे आप चाह रहे थे। तो प्रश्न ये उठता है, क्या वजह है, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए जब आप अपना इलाज कराने एक डॉक्टर के पास जाते हैं। चलिए जानोगे आज इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है नेचर ऑफ पेन। क्या ये पेन पहली बार हुआ है या ये पेन किसी चोट लगने की वजह से हुआ है? आप कहीं जा रहे थे, गिर गए तो चोट लग गई, अक्यूट एकदम पेन हुआ, या क्या ये मांसपेशियों का दर्द है एकदम झटका लगने की वजह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं गिर गए, आपका कोई एक्सीडेंट होता है, संभवतः ये एक एक्सीडेंट की वजह से चोट लगना हुआ, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। कहीं आपकी हड्डी तो नहीं टूट गई है, कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, या कहीं मांस फट तो नहीं गया, लिगामेंट इंजरी तो नहीं हो गई है, या फिर कहीं आपके पोस्चर की वजह से या लंबे समय तक कुछ काम करने, भारी वजन उठाने की वजह से कहीं कोई नस तो नहीं खिंच गई, या कोई नर्व दबने की वजह से पैर में दर्द रेडिएट तो नहीं कर रहा, या लंबे समय तक फॉर एग्जाम्पल काम करने की वजह से आपकी गर्दन दुख रही थी, 2 दिन तक तो आपको ये दर्द महसूस हुआ पर ठीक हो गया, कोई बात नहीं, पर ये पेन अब दोबारा आ गया है। भाई तब तो आपने शिकायत थोड़ी बहुत करी थी, बट अब आपको ये दर्द बार बार होने लगा है। अब तो ये दर्द आपकी मांसपेशियों से बढ़कर कंधे और हाथ तक आने लगा है, झंझनाहट होती है, उंगलियों में सुनपन रहता है। ऐसे में आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि अब आपकी जो हेल्प है वो बेहतर कर पाएंगे। देखिए, सर्जन्स का काम अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्जन है, उन्हें सर्जरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हड्डी टूट गई, पर अगर आपको इस तरह के खिंचाव है, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, नसों की दबने की वजह से झंझनाहट सुन्नपन हो रहा है, या कहीं एंकल स्प्रेन हो गया है, आपको सर्वाइकल की शिकायत हो रही है, तब इस केस में आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। वो आपकी बेहतर हेल्प कर सकते हैं, आपकी समस्या को समझकर वो आपकी मांसपेशियों को रिलीज कर सकते हैं। कई टेक्निक्स होती हैं, ड्राई निडलिंग हो सकती है, कुछ सपोर्ट्स वो आपको दे सकते हैं जिससे आपके नेक का मूवमेंट कम हो, आपकी नी को सपोर्ट मिले, कमर को सहारा रहे, जिसके लिए आपको एक लंबर बेल्ट रेकमेंड करी जाती है। कोई नी सपोर्ट हो सकता है जिससे कि आपको चलने फिरने में कष्ट नहीं। तो ये चुनाव बड़ा जरूरी है कि आप ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाओगे या आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे। कई बार क्या होता है, आप अनप्रोफेशनल अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जिस वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। एटलीस्ट आपको ये देख लेना चाहिए क्या अनुभव है उसका, क्या क्वालिफिकेशन है, या किस तरह का डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि कई बार लोग इस पर ध्यान नहीं देते, किसी भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस में एक टेक्नीशियन के पास एक पेशेंट पहुंचा, उसको इतनी सीवियर इंजरी हुई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसकी नसें खिंच गई, मांसपेशियां खिंच गई, ब्लड लॉस हो गया, उसकी जान पर बनाई। सेम एक और एग्जाम्पल है, हमारे पास में प्रैक्टिशनर थे, उनके पास पेशेंट्स बहुत जाते थे, उनके वीडियोस भी कई सारे चैनल पे थे। उनके ट्रीटमेंट स्वरूप क्या हुआ, एक पेशेंट फुल्ली पैरालाइज हो गया, उसकी बॉडी पैरालिसिस में चली गई। तो इसलिए डॉक्टर का चुनाव बड़ा जरूरी है। आप अपने पेन को समझें और डॉक्टर का चुनाव करें कि आपको किसके पास जाना है। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर आगे बढ़िएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट। कई बार आप में से बहुतों को फैसिनेट करता है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। आप सोचते हो कि अरे वाह, ये चटपट करने से, आवाज आने से, एकदम से जो वीडियोस में दिखता है उससे बड़ा फायदा होता है, इंस्टेंट फायदा होता है और आप ठीक हो जाते हो। तो क्यों ना
एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के बजाय एक कायरोप्रैक्टर के पास जाएगा। एक कायरोप्रैक्टर जो है वो, ये बात सही है कि बहुत ऊंचे लेवल का मैनिपुलेशन करते हैं, स्पाइन को या जॉइंट्स को अलाइन करते हैं, उनका एडजस्टमेंट करते हैं, बट हमेशा ये चीजें काम नहीं आती। जबकि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बात को समझ कर उसके रूट कॉज पर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाथ में दर्द है तो वो समझेंगे कि अच्छा ये पोस्चर की वजह से है, तो खराब पोस्चर को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। मांसपेशियों में खिंचाव है, सूजन है, तो उसे ठीक करने के लिए कुछ सिकाइयाँ भी दी जाएंगी, कुछ हीलिंग मोडालिटीज भी यूज करी जाएंगी, कुछ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करके मैनुअल थेरेपी का सहारा लिया जाएगा और आपको आराम दिया जाएगा, कुछ एक्सरसाइज भी आपको रेकमेंड करी जाएंगी। आप अपने फैमिली फिजिशियन से भी बात कर लें, उनसे उन्हें अपनी समस्याएं बताएं और उनको तय करने दें कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके बारे में वो आपसे बेहतर जानते हैं। वो आपको सही राय देंगे और सही अर्थात कंसर्न डॉक्टर के पास रेकमेंड करेंगे, वहां जाके आप अपना इलाज करवाएं। अगर दुविधा क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब भी कोई मन में शंका है, दुविधा है इस चीज को लेकर या जॉइंट्स और नर्व्स से संबंधित, तो अपनी समस्या में कमेंट बॉक्स में भेजिए। आपने अपने डॉक्टर का भी चुनाव कर लिया, अब ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि आप अपनी पूरी हिस्ट्री उन्हें ठीक ठीक बताएं, स्टार्टिंग से कि कब ये दर्द शुरू हुआ, कैसे ये दर्द शुरू हुआ, क्या ड्यूरेशन है इस पेन का, क्या फ्रीक्वेंसी है इस पेन की, कितना सीवियर है ये पेन, अर्थात सीवियरिटी ऑफ द पेन क्या है, कब कब ये पेन बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में पेन ज़्यादा होता है या दिन में काम करते करते साथ में ये दर्द बढ़ जाता है, क्या रेस्ट के वक्त पेन ज़्यादा होता है, काम करने में पेन नहीं होता है। कुछ इस तरह के प्रश्न आपके थेरेपिस्ट के आपसे हो सकते हैं। ये आपसे हम क्यों कह रहे हैं, कई बार पेशेंट बात को छुपा जाते हैं कि नहीं सर ये तो बस अभी एक 15-20 दिन से हो रहा है, पर एक डॉक्टर को तो समझ में आता है, वो जब स्कैन देखते हैं या चीज़ें एनालाइज करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि हाँ ये पेन अभी का नहीं है। क्योंकि अगर बात करें हम डिजेनरेशन की या नर्व कंप्रेशन की, तो ओवरनाइट इस तरह से नहीं चीज़ें डेवलप करती हैं, ये ग्रेजुअली पेन शुरू होता है। आमतौर पे स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़े दिन दर्द हुआ, वो सबसाइड कर गया, आपने कोई टैबलेट खा लिया, रेस्ट कर लिया, हैबिट खराब हुई, फिर से दर्द उभर के आ गया, फिर कुछ प्रिकॉशंस लिए, ठीक हो गया, आपने लापरवाही कर दी, आई गई सी बात हो गई, फिर ग्रेजुअली ये पेन बढ़ता जाता है, फिर कंप्रेशन का रूप लेता है और झंझनाहट शुरू होती है। फिर ये कंप्रेशन का जो दर्द है, झंझनाहट है, परमानेंट होने लगता है। तब आपको लगता है कि अब तो हमें दिखाना चाहिए एक डॉक्टर को, और यकीन मानिए उस समय तक 80% डैमेज हो चुका होता है। तो आप चाहते हो कि आप एकदम से ठीक हो जाओ, पर ये संभव नहीं होता। आपको अब ठीक होने में लंबा समय लगने वाला है, कई सारे थेरेपी सेशंस आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है। हमारा तो आपसे अनुरोध यही है कि सही समय पर इस दर्द को एड्रेस करें, दिखाएं और इसका उचित इलाज पाएं। ये ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी पेन 3 से 5 दिन तक रहता है, ठीक हो जाता है, तब तो ठीक है, बट अगर ये दोबारा होता है या लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है, तो यू नीड टू गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, यू नीड टू गो टू योर फैमिली फिजिशियन। उनसे कंसल्ट करिए, अपनी समस्या का निदान पाइए। क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री ठीक से बताओगे अपने डॉक्टर को, तो आपका जो ट्रीटमेंट का कोर्स है उन्हें डिज़ाइन करने में बहुत आसानी होगी, आप सही दिशा में बढ़ते चले जाएंगे और अंततः तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री बताना। यहाँ तक की बात तो हो गई आपके हिस्ट्री को लेकर, बट अगर आपको भी कोई दुविधा है और आप चाहते हो कि सर हमें संतुष्टि नहीं मिली आज तक अपने इलाज से, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं इन समस्याओं के निदान के लिए। करना क्या है, नीचे दिए गए डिटेल्स पर आपको हमें संपर्क करना है। नेक्स्ट बारी आती है प्रिकॉशंस की, क्योंकि कई बार आपकी जो समस्याएं हैं वो अपनी खुद की पैदा करी हुई होती, जिन्हें ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नेक पेन है तो हो सकता है आपके थेरेपिस्ट आपसे बोले कि आपको नेक को आगे बेंड नहीं करना है, बुक की पोजीशन ठीक करनी है, बुक के पास न जाकर बुक को अपने पास लेकर आना है, या आगे झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, करवट से उठना बैठना है। ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे ही जो कॉशन हैं ये आपके पोस्चर से संबंधित है, कहीं ना कहीं आपकी मसल की लोडिंग से संबंधित है, और यही सारी जो गलतियां आप करते हो अपने जीवन में, आपकी दिनचर्या में, ये आपके पेन को बढ़ाती हैं, उसका मुख्य कारण होती है। इसलिए इन सारे प्रिकॉशंस को मानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपके इलाज के साथ साथ आपका जो इम्प्रूवमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो बेहतर हो पाएगी। आप समय पर स्वस्थ होकर अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ हो गए हैं तो आप प्रिकॉशंस को छोड़ देंगे। इसके लिए आपको अपने थेरेपिस्ट को एक बार और कंसल्ट करना चाहिए कि सर अब तो हम ठीक हो गए हैं, क्या हम इनमें से कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं, क्या हम दोबारा से वजन उठा सकते हैं, या फिर क्या हम आगे झुकना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको आगे झुकना पड़ता हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो एक बार अपने थेरेपिस्ट की राय के बिना
इनमें से किसी भी प्रिकॉशन को छोड़ना नहीं है। प्रिकॉशन से याद आया कि आपको कभी चक्कर आए हैं, कभी ऐसा लगा हो कि दुनिया घूम रही है या आप घूम रहे हो। आमतौर पे समस्या को वर्टिगो कहा जाता है और वर्टिगो का सोल्यूशन क्या होता है वो इस वीडियो के अंदर है, जिसका लिंक आप आई कार्ड में छोड़ रहे हैं। ये वीडियो फिनिश करिए, एक बार इसको जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि आप अपनी प्रोग्नोसिस अपने डॉक्टर को सही सही बताएं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में चीज देखता हूं। कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम डेली उनकी रिपोर्ट लेते हैं कि आज क्या हाल है, पेन की सिवियरिटी कैसी है, कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है, पहले से बेहतर हुआ, खराब हुआ, वो हमें ठीक ठीक बात बता देते हैं। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, बातों को छिपा जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हम डॉक्टर को ये बोलेंगे कि हमारे पेन में आराम नहीं आ रहा, तो शायद वो कुछ और चेंजेस करके हमें जल्दी फायदा देने का प्रयास करें, जिससे हम जल्दी ठीक हो सकें। और लंबे समय तक वो यही प्रक्रिया अपनाते हैं, वो यही चीज़ करते हैं कि वो झूठ बोलते रहते हैं। ऐसे पेशेंट का यकीन माने फ़ायदा नहीं होता, फिर तो नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब भी आप अपनी प्रोग्नोसिस डॉक्टर को प्रोग्रेस रिपोर्ट सही देते हो, तब उसे आसानी होती है आपके आगे का ट्रीटमेंट कोर्स प्लान करने में, आपको फ़ायदा अच्छा पहुँचाने में उसको हेल्प मिलती है। पर वहीं दूसरी तरफ आप जब ये करते हो कि आप झूठ बोलते हो, तो उस केस में वो कुछ अतरंगी सा क्या पता ट्राई कर दें कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, वो चिंतित हो जाए, अरे मैं तो कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा ठीक, लाओ ये और ट्राई करते हैं। इस चक्कर में कई बार, ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में कई बार आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब ये जो पॉइंट है या ये जो वीडियो है, ये हर व्यक्ति को शेयर करिए, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप में से 20% लोग ऐसे होंगे ही जो ये काम करते होंगे। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आराम मिलने पर ही आप ट्रीटमेंट को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, जिससे जो फायदा हुआ था वो तो खत्म होता ही है, साथ में जो प्रॉब्लम थी वो रिलैप्स कर जाती है और बढ़ के आती है। इसलिए ये गलती कभी ना करिएगा कि ट्रीटमेंट रिजीम को आधा बीच में छोड़ दें। ये स्मार्टनेस कई बार भारी पड़ जाती है पेशेंट को, और तब वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पहले की तुलना में। कई बार पेशेंट आए हैं हमारे पास, हमें मालूम है कि हाँ, ये पेशेंट ट्रीटमेंट आधा बीच में छोड़ के गए थे और अब ये दोबारा आए हैं सेम समस्या को और बढ़ा के लाए हैं, तब उन्हें पहले से भी ज़्यादा समय लगता है ठीक होने में। इसलिए हमारा तो आपसे अनुरोध यही है, वी सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, आप अपने ट्रीटमेंट रिजीम को बीच में ना छोड़ें, पूरा करने के बाद ही छोड़ें, डॉक्टर से सलाह करने के बाद छोड़ें कि सर अब हम नहीं आ पाएंगे। तो होता डॉक्टर आपको कोई होम रिजीम बता दें, कोई होम प्लान ऐसा दे दें जिससे आप फॉलो करने से स्वस्थ बने रहें, और उस होम प्लान को भी ढंग से फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें, वहाँ भी लापरवाही ना दिखाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब एक क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरह से आपको अपने पेन को समझ के डॉक्टर का चुनाव करना है, किस तरह उन्हें सारी बातें बतानी हैं, कैसे ट्रीटमेंट फॉलो करना है, कैसे उनके पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर सही सही देना है, और चीज़ों को फॉलो करके स्वयं को स्वस्थ रखना है। ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे ऐसे ही आने वाले थॉटफुल, क्लियर विजन वाले वीडियोज आपको समय से मिलते रहें। आप उन्हें देख के अपनी दुविधाओं को दूर करते रहें, स्वस्थ बने रहें, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। इसके साथ साथ आपका सोने का पोस्चर कैसा होना चाहिए वो जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और बैक पेन की एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए।